नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। तो एक बार फिर से कोरोना ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। तो देहरादून में फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर प्रदेश में 239 नए संक्रमित मिले हैं। तो 264 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की गई है। तो मरीजों की संख्या घटकर 1639 पहुंच गई है। तो मंगलवार को 1517 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो रिकवरी दर की अगर बात की जाए तो रिकवरी दर 94.51% और संक्रमण दर 13.61% दर्ज की गई है। तो लगातार देहरादून में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो 24 घंटे में प्रदेश में 239 नए संक्रमित केस मिले हैं। तो 264 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की गई है। तो मरीजों की संख्या घटकर 1639 पहुंच गई है। मंगलवार को 1517 सैंपल लिए गए थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो रिकवरी दर 94.51% और संक्रमण दर 13.61% दर्ज हुई है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना के केस सामने आने लगे हैं। लगातार केस बढ़ रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, एक बार फिर से। बिल्कुल, देखिए, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बाकायदा जिस तरीके से राज्य सरकार के निर्देश जारी हैं उसको तहत बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड गाइडलाइन का भरपूर तरीके से पालन करवाया जाए, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमण की एक बार फिर से जो दस्तक दी हुई है उस पर जो कहीं ना कहीं नकेल लग सके। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पे और तमाम लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। जी तो सौरभ, कितना ज्यादा चिंता का विषय, क्योंकि 24 घंटे में प्रदेश में 239 नए संक्रमित मिल रहे हैं। तो कितना ज्यादा चिंता बढ़ा दी है प्रशासन की? बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात जरूर है, क्योंकि लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं जो है डेंगू की दस्तक भी जो है राज्य में हो चुकी है। ऐसे में सरकार को जो और गंभीर कदम उठाने की जरूरत है, जिससे राज्य में जो कोरोना के मामले हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिल सके। सैंपलिंग जो है भरपूर मात्रा में होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को एक बड़ी राहत भी मिल सकेगी और बचने के मौके भी मिल सकेंगे। तो सौरभ, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या एडवाइजरी जारी कर दी गई है, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है? क्योंकि यात्रियों की संख्या भी लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। तो उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अभी तो जिस तरीके से पहले ही सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी है, यात्रियों की संख्या में इजाफा ये नहीं कहा जा सकता कि इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि इस समय स्कूलों की कोई छुट्टी नहीं है। बाहर से आने वाले लोग बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि चहल पहल बहुत ज्यादा है, त्योहारी सीजन होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो चहल पहल बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को बाजारों की तरफ जो है रुख कम करना होगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ ही जो मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का जो पालन जो है फिर से करना होगा, अन्यथा की स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देहरादून में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। तो 239 संक्रमित केस पाए गए हैं। तो वही संक्रमण दर 13.61% दर्ज की गई है। तो वही देहरादून से बड़ी खबर, प्रशिक्षण के साथ नौकरी की विद्यालयों की गारंटी। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो 50% प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी की तर्ज पर ही संस्थाओं से MOU करेगा विभाग। तो प्रदेश में बंद पड़े ITI सेंटर करेंगे फिर से शुरुआत। तो प्रदेश में बंद पड़े ITI सेंटरों को फिर से एक बार खोला जाएगा, दोबारा से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो वहीं प्रदेश में बंद पड़े ITI को दोबारा से खोला जाएगा। तो प्रशिक्षण के साथ ही नौकरी की विद्यालयों की गारंटी। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या है पूरी खबर?
तो देहरादून में प्रशिक्षण के साथ नौकरी की विद्यालयों की गारंटी। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। तो 50% प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी की तर्ज पर ही संस्थाओं से एमओयू दिया जाएगा। तो प्रदेश में बंद पड़े आईटीआई सेंटरों को भी एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या है तमाम जानकारियां इसको लेकर? तो देहरादून से बड़ी खबर, प्रशिक्षण के साथ नौकरी की विद्यालयों की गारंटी मिल रही है। तो कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। 50% प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी की तर्ज पर ही संस्थाओं से एमओयू करेगा विभाग। तो प्रदेश में बंद पड़े आईटीआई सेंटरों को भी फिर से शुरू करने की निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं देश और प्रदेश में तिरंगे को लेकर चल रहे अभियान पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि घर घर तिरंगा अभियान पर जहां पहले विपक्षी दल मजाक उड़ाया करते थे, वही अब उनकी इस अभियान को लेकर मजबूती बन गए हैं। तो अब इसी मजबूरी के चलते अब उनके द्वारा भी तिरंगे को लेकर अपने कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो कृषि मंत्री की तरफ से क्या कांग्रेस ने कभी इस अभियान को शुरू किया? आज कांग्रेस की जमीनी शक्ति जा रही है। कांग्रेस के अन्य विपक्षी दल, जब हमने मोदी जी ने इस अभियान को शुरू करने की बात की थी, वो तो उसको दूसरे रूप में ले रहे थे। आज उनकी भी मजबूरी हो गई है। आज सपा का अभियान शुरू हो रहा है, आज कांग्रेस वाले भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी और हमारे कार्यकर्ताओं की भी नीयत साफ है कि जो हम काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं, दिल से करते हैं। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी वहां टेक्नीशियंस हैं, इन सब की तैनाती करते हुए आज इसे शुभारंभ किया जा रहा है। 35 सेंटर का मतलब एक साथ प्रदेश के अंदर 1700 1750 से अधिक बालिकाओं के लिए 2 वर्षीय एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश की एक व्यवस्था दी गई है। और मैं चाहूंगा इस विभाग के मंत्री के रूप में हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं कि अगली बार से हम इस बात को जरूर करें कि इन बच्चियों के प्रवेश के लिए एक सामान्य इंटेंस एग्जाम के साथ साथ उनकी मेरिट दोनों को जोड़ करके प्रवेश की एक सरलीकरण व्यवस्था अगर हम वहां पर दे दें, तो अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार के विवाद से हम उसको बचाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। ये व्यवस्था हमें किसी भी संस्था की पारदर्शिता और संस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उस शुचिता को बनाए रखने के लिए इसको हमें लागू करना होगा। और यह व्यवस्था निश्चित ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल राज्य सरकार के स्तर पर होगा। ये 35 सेंटर एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है इसके लिए, क्योंकि जो भी
बेटियां वहां से पढ़ करके आएंगी, उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ सेवा का एक उत्तम अवसर प्रदेश के अंदर एक गरीब नागरिक तक, एक सामान्य नागरिक तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। प्रदेश के उन सभी बेटियों को जिन्हें यहां प्रवेश मिला, उन्हें प्रथम सत्र में ही उन्हें बधाई देता हूं। और एक केंद्र बेहतरीन सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने में सफल होंगे, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज यहां पर 3 ऐसे केंद्र जो डायलिसिस की सुविधा से युक्त हों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हम 65 जनपदों में फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे। आज 3 नए जनपद और जुड़ गए हैं, कुल 68 जनपद हो गए। 7 जनपद अभी ऐसे हैं जिन पर हमारी कार्रवाई चल रही है। 75 के 75 जनपदों में हम, अगर हो सकता है हमारे पास सभी जनपदों में नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं होगा, किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं होगा, लेकिन वहां पर हमारे पास फिजिशियन जरूर होंगे। फिजिशियन को हम प्रशिक्षित कर लें, वहां पर कुछ टेक्नीशियन हम दे दें, या पीपीपी मोड पर भी हम इसे संचालित कर सकते हैं। भारत सरकार इसमें सहयोग करना चाहती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी 75 जनपदों में हम फ्री डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाएं। खान पान में कहीं भी गड़बड़ी होती है या व्यक्ति जब भी हाइपरटेंशन की चपेट में रहता है, बहुत मानसिक तनाव में रहता है, तो सबसे पहले वह चपेट में आता है मधुमेह की। उस ब्लड शुगर का पेशेंट बनता है। ब्लड शुगर को जब हम अनियंत्रित होने देते हैं, उसको तब भी नियंत्रित नहीं करते हैं, तो तब वह सबसे पहले प्रभावित करता है किडनी को और आंख की रोशनी को। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर ओरल कैंसर की दृष्टि से एक जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को, जांच के एक बड़े कार्यक्रम को भी आज स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़ा रहा है। यानी बचाव से, यानी उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, तो ये सब पर बराबर लागू होता है, केवल कैंसर के लिए ही नहीं। किडनी रोग से अगर बचना है तो उसके लिए हमें मधुमेह से बचना पड़ेगा। मधुमेह से बचना है तो हमें तनाव से बचना पड़ेगा। तनाव से बचना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और योग प्रशिक्षण से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं, हमें इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा इसे बनाना पड़ेगा। और इनको नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने के साथ ही हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी कोई ऐसी चूक न हो। खान पान, आज जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की एक महत्वाकांक्षी योजना दी है, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या फास्ट फूड, ये जितना भी व्यक्ति इनका सेवन करेगा या खेती में फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड का उपयोग करेगा, कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव सामने आएंगे। हमें नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जहां पे योग का प्रशिक्षण होता है। किसी भी जनपद में हम लोग जाते हैं, पार्कों में बड़ी संख्या में लोग योग प्रशिक्षण करते हुए दिखाई देते हैं, प्राणायाम करते हुए दिखाई देते हैं। आप जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम मानसिक तनाव से आपको मुक्ति देते हैं। अनावश्यक हम तनाव पालते हैं, यह तनाव ही बाद में मधुमेह का कारण बनता है। या हम समय पे जब उपचार नहीं करते, यही तनाव बाद में मधुमेह का कारण बनता है। और अनियंत्रित मधुमेह एक समय के बाद व्यक्ति की रोशनी को भी और व्यक्ति की किडनी को भी प्रभावित करते हुए सभी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति उसके सामने जो आती है, उसके पीछे सभी कारण जिम्मेदार होते हैं। आज के इस अवसर पर जब 3 नए डायलिसिस सेंटर, ये उपचार की व्यवस्था, जो पीड़ित हो चुके हैं उनका उपचार हो, लेकिन जो स्वस्थ हैं उन्हें उत्तम आरोग्यता निरंतर प्राप्त होता रहे, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और
जागरूकता का एक बृहद कार्यक्रम इस दिशा में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है और उस जागरूकता के साथ हम सबको जुड़ने की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह समाज के प्रत्येक तबके को इसके प्रति जागरूक करे। उपचार से महत्वपूर्ण बचाव, ये ओरल कैंसर की जांच की व्यवस्था के लिए आज प्रारंभ या कार्यक्रम इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। दांत साफ न करना, भागदौड़, दिन भर की भागदौड़ के बाद व्यक्ति स्नान नहीं करता है, तमाम प्रकार के, फिर वह व्यक्ति तमाम प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों की चपेट में आता है। दांतों को साफ नहीं करेगा, बेतरतीब खान पान होगा, तंबाकू का सेवन करेगा, पान मसालों का सेवन करेगा, धूम्रपान करेगा, मद्यपान करेगा। ये सभी बीमारी के लक्षण, बीमारी की प्राथमिक जड़ों को अपने अंदर पालने का एक उपाय होता है और हमें इन सब से बचाव के लिए आज का ये जो कार्यक्रम ओरल कैंसर से बचाव के लिए भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह अत्यंत सराहनीय प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम लोग मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्रति सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रारंभ करते हैं, हमें उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, प्रातः काल से ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कार्यक्रम को वहां बढ़ाने, योग प्रशिक्षण के कार्यक्रम को बढ़ाने, प्राणायाम का अभ्यास कराने, योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराने, इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम उसका हिस्सा बना लें तो एक बड़ी आबादी को उत्तम आरोग्यता प्रदान करने में हम लोग अपने स्तर पर सफल हो सकते हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, अगले 4 दिन के बाद 5वें दिन यानी 15 अगस्त को ये देश आजादी का अमृत महोत्सव के साथ शामिल होगा। अमृत महोत्सव हमें अमृत काल के साथ जोड़ता है। आगामी 25 वर्षों की एक बृहद कार्य योजना के साथ, यह बृहद कार्य योजना हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अभी जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। जब आजादी की शताब्दी वर्ष हम लोग आयोजित करेंगे, उस समय प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस हो, हर व्यक्ति स्वतः अपनी एक प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में स्वयं कदम बढ़ा सकें। क्वालिटी ऑफ लाइफ की गारंटी उत्तर प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के पास हो, यह हम सब का प्रयास होना चाहिए। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को हम नियंत्रित कर सकें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए और इसको न्यूनतम स्तर पर ले जाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। विगत 5 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने जो कदम बढ़ाए हैं अत्यंत दूरगामी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी यानी इंसेफ्लाइटिस जैसी घातक बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें विगत 5 वर्ष में सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मलेरिया के फर्स्ट स्टेज के कार्यक्रम को पूरी तरह नियंत्रित किया। डेंगू है, कालाजार है, इन सब पर भी प्रभावी नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष अपने कार्यक्रमों को संचारी रोग नियंत्रण के माध्यम से जिस प्रकार के अपने कार्यक्रम वर्ष में 3 बार संचालित करते हुए उनके साथ जागरूकता का भी होता है, शासन की सुविधाओं को कॉमन मैन तक पहुंचाने का कार्यक्रम भी होता है और साथ साथ किसी भी प्रकार की संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का भी एक अभियान होता है। यह अभियान प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति एक आम नागरिक के जन विश्वास का प्रतीक बनता है। मुझे विश्वास है कि आज का एक कार्यक्रम अमृत महोत्सव के साथ साथ अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को इन तीनों कार्यक्रमों को एक साथ लागू करने के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए पूरे प्रदेश वासियों को इन स्वास्थ्य सुविधाओं का और इन सभी प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ
अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने आज ओरल कैंसर स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की है। तो उसी के लिए उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। एएनएम का उद्घाटन किया गया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मुफ्त डायलिसिस की सुविधाएं दी जाएगी। तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना पूरी सरकार का लक्ष्य है। तो ओरल कैंसर स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो डायलिसिस सेंटर, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों पर स्क्रीनिंग का जो है सेंटर खोला जाएगा। तो एएनएम सेंटर के उद्घाटन का आज अवसर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।